गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। फिर से आप लोगों का तहे दिल के साथ में स्वागत है, खुशामदीद है ना। इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पिछली क्लासेस में हम लोग 11th की क्लास लेकर के चले आ रहे हैं, केमिस्ट्री की। बच्चे बार बार कमेंट में डाल करके पूछ रहे हैं कि सर बुक में स्टार्ट करो, बुक का स्टार्ट करो। बेटा जी, ये चैप्टर नंबर हमारा जो पहला जो दिया हुआ है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो बेटा जी आपको दिया हुआ है, वो एक कॉमन चीज दे रखी है बेसिक केमिस्ट्री की। तो वही चैप्टर हमारा जो पहला है वही बेसिक केमिस्ट्री में आप लोगों को करवा रहा हूँ ना। तो जो बेसिक केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एटम्स के बारे में, मैटर के बारे में, मैटर के टाइप्स के बारे में, होमो मिक्सचर जो भी हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, वो सारी बातें हमारी बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर दी हुई हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट भी चल रहा है हमारा और बेसिक केमिस्ट्री भी आप लोगों की चलती आ रही है ना। और वापस रिपीट भी कर रहे हैं अपने। और दूसरी बात है कि सब्सक्राइब बहुत, शेयर बहुत कम करते हो आप, लाइक बहुत कम करते हो आप ना। तो लाइक भी करते रहो बेटा जी ये वीडियो वगैरह। और बार बार आप नोट्स के बारे में पूछ रहे हो, तो मैंने आपको ये फाइनल कर दिया कि जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसकी जो भी नोट्स की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को ऐप में मिल जाएगी, ऐप में मिल जाएगी उसकी पीडीएफ। लेकिन आफ्टर कंप्लीट द चैप्टर, कंप्लीट होने के बाद में ही आप लोगों को दूंगा मैं, है ना। इससे बेटर ये है कि आप लोग जल्दी जल्दी साथ साथ में नोट करते रहा करो। आपके बनाए हुए नोट्स जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। आपके हैंडराइटिंग में आप लोगों को नोट्स जो है वो ज्यादा समझ में आएंगे। तो बेटा वो साथ साथ में वो बनाते भी रहो, है ना। मेरे बनाए हुए नोट्स जो है वो आप लोगों को मैं दूंगा, तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, तो उसमें भी ठीक है अंडरस्टैंडिंग आएगी, या कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो बेटर ये है कि साथ साथ में आप लोग नोट्स भी आप लोग बनाते रहो, है ना। तो चलिएगा बेटा जी, आज की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं केमिस्ट्री के साथ। पिछली वीडियो में हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, है ना, कि क्या पदार्थ को हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, है ना। हाँ, एक ये क्वेश्चन जो था, एक बार देख लो बेटा जी। जो पेट्रोल है, कमेंट बॉक्स में डाल रहे हो आप ना, जो पेट्रोल है ये एक प्रकार का क्या बेटा कंपाउंड है। क्या है? एक प्रकार का यौगिक है ये बेटा, ठीक है। एक प्रकार का क्या है? कंपाउंड है ये, हाँ कंपाउंड है। पेट्रोल में क्या होता है बेटा? हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। पेट्रोल में क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, ये वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, है ना, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है बेटा ये। किसका? हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। पेट्रोल है हमारा, डीजल, ये सारे के सारे हमारे हाइड्रोकार्बन है। तो पेट्रोल किसका एग्जाम्पल है बेटा? यौगिक का एग्जाम्पल है ना, यौगिक का एग्जाम्पल है हमारा। कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, तो आज की शुरुआत करते हैं बेटा जी। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि पदार्थों को क्या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। तो हमने पिछली वीडियो के अंतर्गत ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी। जल्दी से मैं रिवाइज करता हूं, फिर आगे चलेंगे हम। बेटा मुझे बताइएगा कि सॉलिड की अगर अपने बात करें, लिक्विड की अगर हम बात करें, और बात करते हैं गैस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर आज की क्लास में शुरू करेंगे अपने। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने का प्रोसीजर हमारा क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ जरा। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं बेटा जी? मेल्टिंग कहते हैं। अरे बोलो मेरे प्यारे साथियों, क्या कहते हैं? मेल्टिंग। बोले तो गलन है कि नहीं है? क्या कहते हैं? गलन, पिघलाना, है ना, गला देना उसको। टेम्परेचर दोगे तो वो पिघल जाएगा। पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा मेरे प्यारे लाडू? मुझे बताओ जल्दी से। हाँ जी, अच्छा, लिक्विड को तुमने गैस में चेंज करना हो, लिक्विड को गैस में चेंज करना हो, तो इस प्रोसीजर का क्या नाम था? मुझे बताओ जल्दी से। हाँ, पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? नोट्स बनाए कि नहीं बनाए हैं? तो अगर नोट्स बनाए तो बेटा जी आप लोग मुझे जरूर, आप लोग रिप्लाई करोगे, जवाब दोगे, है ना। और जो बस यूं खाली बस वीडियो को ऑन करके खाली बैठा इधर उधर देख रहा है, साथ में उसके फ्रंट पे टीवी चल रही है, बाहुबली मूवी आ रही है, तो ऐसा चलेगा नहीं मेरे प्यारे लाडू, है ना। तो साथ साथ में आप लोग नोट्स बनाते रहो, आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, आप लोगों को, है ना। हाँ, अच्छा, क्या दिया बताओ जल्दी से इसके बारे में। आ रहे हैं, चलो देखिए। इसको बोला था बेटा जी तुम लोगों ने इवोवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन बोलो, वाष्पीकरण बोलो, या इवोवेपोरेशन बोलो आप, है ना। वाष्पीकरण बोला था हमने, आइएगा, है ना, आइएगा जल्दी देखिए। वाष्पीकरण बोला था हम लोगों ने, बोला था कि नहीं बोला था? अच्छा, फिर उल्टा कीजिए।
गैस को लिक्विड में चेंज करने के प्रोसीजर को तुमने क्या नाम दिया था? जल्दी से बताओ मेरे बेटा जी, जल्दी से बताओ। और जो तुम्हारे साथी आए नहीं है जल्दी से उनको जोड़ो आप। हाँ, कमेंट में आपस में तुम लोग बातें करते रहते हो, इतनी बातें आपस में मत किया करो मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे साथी। आप पढ़ लिया करो, है ना, पढ़ लिया करो। आप एक दूसरे के साथ में मतलब यूं कुंडली मिलाने में लगे हुए आप, है कि आप कैसे हो, कहां से हो। बेटा ये आपस में बातें थोड़ी कम किया करो। आप लोग पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई पे आप लोग। आइए जल्दी से बताओ मुझे, गैस को लिक्विड में चेंज करने के प्रोसीजर को तुमने क्या दिया, बताओ जल्दी से। हाँ, अरे बोलो, आ जाओ। हाँ जी, गैस को लिक्विड में चेंज करने के प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। अरे बोलो क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। नाम दिया था कि नहीं दिया था? क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, है ना। अच्छा, लिक्विड को अगर हम लोगों ने बेटा जी सॉलिड में चेंज करना हो, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना हो तो इस प्रोसीजर को क्या नाम दिया था हमने? अरे बोलो क्या नाम दिया था इसको बोला था हमने फ्रीजिंग। बोला था कि नहीं बोला था बेटा जी? हाँ जी, इसको बोला था हमने फ्रीजिंग, यानी कि जमाना, या इसको कह सकते हैं बेटा जी सोल्डिफिकेशन। सोल्डिफिकेशन, है ना। हाँ, ठोसीकरण या ठोसकरण, नाम दिया था कि नहीं दिया था? अच्छा, फिर आगे हमने डिस्कस किया था, ये मार्कर गिर रहा है, इसका मतलब ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, है ना। पेन गिर गया, जरा देखिएगा। हाँ जी, देखिएगा, इसका मतलब ये कंफर्म आएगा, पक्का आएगा, जरा देखा बेटा जी। मुझे बताओ, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में नहीं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज करने के प्रोसीजर को तुमने क्या नाम दिया, बताओ। सॉलिड को यदि सीधा गैस में चेंज कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताओ। हाँ, क्या कहते हैं उसको? हाँ जी, उसको बोलते हैं बेटा जी सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं उसको। अरे बोलो बताओ क्या बोलते हैं उसको? सब्लिमेशन बोलते हैं। बोले तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, है कि नहीं है? बताओ जल्दी से। हाँ, अच्छा, एक लास्ट रह गया कि गैस को अगर हमें डायरेक्ट चेंज करना हो, किसमें? सॉलिड में। अरे बोलो किसमें चेंज करना हो? गैस को डायरेक्ट चेंज करना हो सॉलिड में, तो द प्रोसेस इन विच द गैस इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द सॉलिड फॉर्म। गैस डायरेक्ट चेंज हो रही है बेटा जी सॉलिड फॉर्म में। इसका एग्जांपल हम लोगों ने भी डिस्कस किया था ना, नौसादर था, सोडियम नहीं, अमोनियम क्लोराइड इसका एग्जांपल था। तो एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो मुझे बताओ, गैस को सीधा सॉलिड में चेंज करने के प्रोसीजर को आपने क्या नाम दिया था मेरे प्यारे साथियों? हाँ बताइएगा। निक्सालन, हाँ बिल्कुल सही। देखिएगा बेटा जी, आज इसका नाम दिया था बेटा जी तुम लोगों ने डिपोजिशन। क्या नाम दिया था? मैं लिख रहा हूं यहां पे, डिपोजिशन बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं? निक्सालन नाम दिया था आपने। क्या नाम दिया था? निक्सालन। तो पिछली क्लास में हमने यहां तक हमने वीडियो डिस्कस कर ली थी बेटा जी, यहां तक हमने क्लास लगा ली थी, है ना। हाँ जी, यहां तक हमने क्लास लगा ली थी पिछली क्लास के अंदर। हाँ मुझे पता है बेटा जी आप लोग 10th का एग्जाम दे करके नहीं आए हो, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, इतना गम आप में नहीं होना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 12th क्लास में 11th क्लास में अच्छे अचीवमेंट हासिल करेंगे हम लोग, है ना। हाँ, हार गए एक बार तो हमें कोई गम नहीं, हार गया एक बार ये तो हम लोगों का कोई गम नहीं, है ना, कोई गम नहीं। ऐसे गम मत रखो आप लोग बेटा जी, कोई गम मत रखो आप लोग। हार गए एक बार तो कोई गम नहीं, हार गए एक बार तो कोई गम नहीं, चल उठ खड़ा हो और दिखा दे पड़ोसी को हमारे में अभी क्या कही बेटा जी? अरे बता दिया था, बताओ। ऐसे नहीं करना आप लोगों को ना, ऐसे नहीं करना आप लोग। जरा देखिएगा बेटा जी, हार गए एक बार तो कोई गम नहीं। गम है क्या? अरे गम है तो बेटा जी काम खराब हो जाएगा ना आपका, ऐसे नहीं चलेगा बेटा जी आपका मामला ना। हाँ ऐसा नहीं चलेगा। आइएगा, खैर छोड़िए इन बातों को, आगे चलेंगे अपने। हाँ जी, पड़ोसी को बिल्कुल पड़ोसी को जरूर दिखाना है। हार गए एक बार तो कोई गम नहीं है, कोई गम मत रखो आप लोग, है ना, कोई गम मत रखो। हाँ, बस पड़ोसी को जरूर दिखाना है कि अभी पड़ोसी में नहीं दम हमारे में है, पड़ोसी में नहीं है बेटा जी दम हमारे में है। हाँ जी, पड़ोसी को दिखा देंगे कि हमारे में कितने मतलब औकात है। इस बार तो हमने 10th में अच्छे परसेंटेज हासिल नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम नहीं हुए। 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे और दिखाएंगे पड़ोसी को कि हमारे में कितना दम है और आपके अंदर कितना दम है। पड़ोसी जो बड़ा फुदक रहा था ना, दिखा देंगे उसको इस बार हम लोग, हाँ जी, कि हम लोगों में कितना दम है ना। आइएगा, तो इस बार तो हम अच्छी तरह से परसेंटेज हासिल करेंगे, जरूर करेंगे, और पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजाएंगे, जरूर बजाएंगे, बता देंगे कि हम लोगों में कितना दम है। पड़ोसी तो इस
डीजे तो इस बार पड़ोसी के घर के सामने बजाना है अपने को, है ना। तो बेटा जी जुड़े रहो इसी चैनल के साथ, आरबीसी पर आप लोगों को जितनी भी चीजें हैं वो आप लोगों को साथ साथ आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बस आप लोगों से तो गुजारिश इतनी है कि आप पढ़ते रहो, है ना, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम है वो हम लोग इसमें डिस्कस करते रहेंगे, डिस्कस बेटा जी करते रहेंगे, है या नहीं। मेहनत करना आप लोगों के हाथ में है ना, मेहनत करना हमारे हाथ में है, तो हम लोग मेहनत करेंगे तो बेटा जी हम लोग जरूर सफलता को हम क्या करेंगे बेटा जी, हासिल करेंगे, है ना। सफलता जो है उसकी लकीरें हाथों में नहीं है बेटा जी, है ना, सफलता की लकीरें हाथों में नहीं है, सफलता की लकीरें जो है वो हमारे पसीने के लकीरों के अंतर्गत है ना, पसीनों में है बेटा जी। आइए, तो पसीना बहाओगे उतनी हम लोगों को सफलता मिलेगी। चलिएगा, आइएगा, मेरा क्वेश्चन सुनिएगा हमारे प्यारे साथियों। आज की क्लास शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। मेरा क्वेश्चन अब यह है कि क्वेश्चन अगर आप लोगों को आ जाए कि बताइए वेपोराइजेशन किसे कहते हैं, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, तो हम लोगों को बेटा जी इस पूरे बहुत बढ़िया हमने डायग्राम बनाया है। बायो में तुम अलग डायग्राम बनाते हो, लेकिन केमिस्ट्री का ये हमारा बहुत ही बेस्ट और ब्यूटीफुल वाला डायग्राम है ना। इस पूरे ब्यूटीफुल डायग्राम के अंदर सर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिल्कुल ब्यूटीफुल है ये हमारे लिए, है ना। तो इस पूरे ब्यूटीफुल डायग्राम में बेटा जी हम लोगों को 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, है ना, 6 क्वेश्चन बिल्कुल। पहला क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेल्टिंग क्या होती है, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि वेपोराइजेशन क्या होता है, पूछ लेगा तुम्हें से कि कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, ये डिपोजिशन क्या होता है, एंड ऑल्सो ये सब्लिमेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो 6 क्वेश्चन बेटा जी इस छोटे से चार्ट पे, छोटे से ब्यूटीफुल डायग्राम पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नजर के नहीं आ रहे मेरे प्यारे लाडू? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में डालो यस यस यस, थंब अप का साइन डालो बेटा जी, थंब अप साइन करते रहो आप, आ जाइए। हाँ, आगे चलते हैं हम, अब इसी को लेकर अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं बेटा, इसी के अंदर फिर हम लोग आगे चलेंगे। अगला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 3 बातें हमने पढ़नी है। नंबर पहली, हेडिंग डालिए, नंबर 1 है मेल्टिंग, पढ़ लिया मेल्टिंग, बट नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट। ये भी हमने पढ़ लिया था, एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं अपने, लेकिन हमने वहां पे डेफिनेशन नहीं लिखी थी, अब हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, है ना। तो ये तमाम की डेफिनेशन आप लोगों ने 1 बाय 1 करके लिखनी है, आपको ध्यान रखना, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैंने सर लिख ली है ना, मैंने सर लिख ली है। और जिन्होंने नहीं लिखी तो बेटा जी मुझे बताना जरूर कि जिसने नहीं लिखी, नहीं तो उसके घर पे आकर के जरूर उससे की कॉपी चेक करूंगा मैं ना। हाँ जरूर देखिएगा बेटा, जाइएगा, हाँ आ जाइए, जरूर आ जाऊंगा मैं घर पे, बिल्कुल चाय वाय पीने के लिए नहीं आऊंगा मैं, कॉपी चेक करने के लिए आऊंगा। सर मैं चाय पिला दूंगा, अरे ठीक है बेटा जी चाय पिला देना, कोई बात नहीं, आइएगा। तो पहला पॉइंट है हमारे प्यारे साथियों, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ना। ये मेल्टिंग कहां पे पड़ा है बताओ, ये मेल्टिंग ये रहा। मेल्टिंग का मतलब है सॉलिड को किस में चेंज करना, लिक्विड में चेंज करना। तो याद रखना, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है हमें, तो अपने आप तो चेंज होने वाला नहीं। ये अपना मार्कर दिखाई दे रहा है, क्या ये मार्कर अपने आप लिक्विड में चेंज हो जाएगा? क्या नहीं होगा। तो इसको चेंज करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? अरे बोलो क्या देना पड़ेगा? इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर ये क्या होने शुरू हो जाए, मेल्ट होना प्रारंभ हो जाए, यानी कि लिक्विड में बदलने लग जाए, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ये पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन हमने वहां लिखा नहीं। जिन्होंने लिखा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा जल्दी से लिखो बेटा जी। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है गलनांक। गलनांक बिंदु किसे कहते हैं? अरे बोलो गलनांक बिंदु किसे कहते हैं? तो बताना, ऐसा निश्चित ताप जहां कोई ठोस द्रवित अवस्था में बदलना प्रारंभ हो जाए, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु कहते हैं। द डेफिनेट टेम्परेचर वेयर एनी सॉलिड सब्सटेंस is changed into liquid form. The temperature where any solid substance is changed into the liquid form, it's known as melting point. ये सभी पदार्थों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा जी? अलग अलग होगा। तो ऐसा डेफिनेट टेम्परेचर, ऐसा निश्चित ताप जहां पर ठोस दरों में बदलना लग जाए, दरों में बदलना प्रारंभ हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बताओ बेटा जी क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। कोई डाउट है क्या? मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं?
मेल्ट करने के लिए जिस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग टेम्परेचर कहेंगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके साथ में नेक्स्ट आगे बात आएगी हमारी बेटा जी, फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर किसे कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हिमांक बिंदु क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, हिमांक बिंदु किसे कहते हैं। फ्रीजिंग का मतलब होता है फ्रिज करना, हिमांक का मतलब होता है जमाना। देखो ये लिखा हुआ है कि लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है, अगर अपने लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो उस प्रोसीजर को हमने क्या नाम दिया, फ्रीजिंग टेम्परेचर नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा जी, फ्रीजिंग, है ना। अब लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो मुझे बताओ टेम्परेचर कम करना होगा, उसे कूल करना होगा, या उसे तुम लोगों को हीट देनी होगी। अगर मेरे को पानी को बर्फ में बदलना है तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मुझे बताओ पानी को बर्फ में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा या टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा? सर टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। फ्रिज में रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? बिल्कुल सर, आइएगा जरा देखिएगा। तो याद रखना, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है, अरे बोलो, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो हमें टेम्परेचर क्या करना होगा, कम करना होगा। तो ऐसा फिक्स टेम्परेचर, कैसा फिक्स टेम्परेचर, अरे बेटा जी मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडू, ऐसा डेफिनेट टेम्परेचर जहां कोई लिक्विड क्या हो जाए, सॉलिड में बदलना प्रारंभ हो जाए, मतलब जमना लग जाए, है कि नहीं है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, यानी कि बर्फ बनना शुरू हो गई। तो ऐसा फिक्स टेम्परेचर जहां कोई लिक्विड सॉलिड में बदलना प्रारंभ हो जाए, उस फिक्स टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अरे बोलो क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैंने 2 पॉइंट बताए अपने। नंबर पहला था मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा है मेरे प्यारे साथियों फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों में कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन है क्या? बस बहुत आसान है। मेल्टिंग का मतलब है मेरे प्यारे लाडू, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जिस डेफिनेट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। और फिर हमने पढ़ा कि द्रव को सॉलिड में चेंज करने के लिए, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए जिस डेफिनेट मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अरे बोलो क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से बेटा जी, सुनिएगा गौर से, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, जरा इधर देखो, बाहर वाला ध्यान हटाओ, मेरी तरफ देखो, है ना। मेरा क्वेश्चन है, मुझे कोई बताएगा क्या? सर पूछो, जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? मेरा क्वेश्चन है, जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में डालो, इसका आंसर क्या है, जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। चलो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन दे दिया मैंने नंबर 1, ये लीजिए ऑप्शन दे दिया बेटा जी 0 डिग्री सेल्सियस। अरे बोलो, नंबर दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने बेटा जी 217 केल्विन टेम्परेचर। सी ऑप्शन दे दिया बेटा जी मेरे प्यारे साथियों, सी ऑप्शन दे दिया मैंने बोथ, दोनों, ये लो, दोनों सही है क्या? अरे बोलो। और डी मैंने दे दिया बेटा जी, ये डी ऑप्शन मैंने यहां दे दिया, डी मैंने ऑप्शन दे दिया मेरे प्यारे साथी, ये लो मैंने डी ऑप्शन दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस। आ जाओ, और यहां पे मैं ऑप्शन सेट कर देता हूं, बहुत नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे ए एंड बी। ये लो, जल्दी से मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में डालो बेटा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या था, जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? जल्दी से इसका आंसर मुझे बताओ, जल्दी से, जो पहले आंसर देगा उसे रसगुल्ला मिलने वाला है। जल्दी से बताओ बेटा जी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसकी हेडिंग आंसर दो। हाँ जी, क्या आएगा, ए आएगा कि बी आएगा? अरे ए आएगा कि बी आएगा? अरे ए वालों जरा देखो, जरा ए वालों, अरे मेरे प्यारे साथियों, ए के अंदर क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही बताया आपने, क्या बात है, वाह। लेकिन जब बात करें अपने बी ऑप्शन की, अरे क्या बात करें बी ऑप्शन की, तो याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस को ही हम क्या कहते हैं, 273 केल्विन कहते हैं। सर सच में? अरे मेरे प्यारे साथियों, इसी क्लास में हम लोग पढ़ने वाले, इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदला जाएगा
और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदला जाएगा। आपकी जानकारी के तौर पे मैं बता देता हूं, अगर हमें बेटा जी टेम्परेचर मापना है, ताप मापना है, तो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी मापेंगे, केल्विन में भी मापेंगे और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है। ये 3 इकाइयां हैं बेटा टेम्परेचर को क्या करने की, कैलकुलेट करने की, है ना। तो मेरा पहला क्वेश्चन था, मुझे बताओ कि इन चारों ऑप्शन में से मुझे देख के बताओ कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। 0 डिग्री सेल्सियस, 270 केल्विन, या दोनों ऑप्शन है, या 100 डिग्री सेल्सियस। सर 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं है, ये तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, उबलने लग जाता है, पानी उबलने लग जाता है या नहीं है। तो देखो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस और 273 डिग्री सेल्सियस, इसका सही ऑप्शन क्या हुआ, सी ऑप्शन। जिन्होंने सी ऑप्शन दिया, वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों। ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ऐसे ही। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं, मुझे बताइए टेम्परेचर के ये 3 यूनिट्स आपके सामने लिखी हुई है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड ऑल्सो डिग्री फ़ारेनहाइट। मुझे कोई बताएगा क्या इन तीनों यूनिट्स में से कौन सी यूनिट एसआई यूनिट है, ताप की एसआई इकाई कौन सी है, जल्दी से बताओ। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो बेटा जी, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है। आ रहे हैं कमेंट, आ रहे हैं, जल्दी से बेटा जी कमेंट डालो उसमें। हाँ जी बिल्कुल सही है, केल्विन होती है। क्या होती है, केल्विन होती है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, आइए आगे चलते हैं। तो हमने डिस्कस किया मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट अगली हेडिंग डालिएगा बेटा जी, अगली हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं अपने। नंबर 3 है हमारे प्यारे साथियों, बॉइलिंग टेम्परेचर, या बॉइलिंग टेम्परेचर ना कहकर मैं लिखूंगा इसको बेटा जी बॉइलिंग पॉइंट। अरे क्या लिखूंगा, बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे क्वथनांक। अरे क्या कहेंगे, क्वथनांक बिंदु। हाँ जी, अरे कौन सा बिंदु, क्वथनांक बिंदु। अरे ये बिंदु का मतलब है पॉइंट। अरे किसी बिंदु लड़की का नाम नहीं है मेरे बावले लड़के, इधर देख जरा सामने, है ना। बिंदु का मतलब पॉइंट, ऐसा डेफिनेट टेम्परेचर, ऐसा डेफिनेट पॉइंट, है ना। मुस्कुरा रहे बावले, मुस्कुरा मत आप लोग, है ना। माँ बाप का सपना पूरा करना है तो ये सारी इधर उधर की सब चीजों को भूल जाओ, बस हम लोगों को अपनी लाइफ बनानी है ना, बिल्कुल बनानी है। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती जैसा चमकाऊंगा, इस बार आप लोगों का सपना मुझे को जरूर पूरा करना है। तो माँ से बोल देना बेटा जी, इस माँ का सपना इस बार जरूर पूरा करेंगे हम। आइएगा, लोड करके वापस लोड करके आते हैं, जरा देखिएगा। हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, मुझे बताओ। बॉइलिंग का मतलब है बॉइल करना। अरे बोलो बॉइल करना है कि नहीं, बॉइल का मतलब है उबालना। अब किसको उबालोगे, हैं किसको उबालोगे, अरे बोलो किसी सॉलिड को उबालोगे या किसी द्रव को उबालोगे। ऑप्शन ही बात है, द्रव को उबालेंगे अपने। लो मैंने पानी लेकर के आ गया, ये लीजिए ये पानी लेकर के आ, ये लो क्या बात है, ये लेके आ गया बेटा जी पानी है। अरे डेस्टर नहीं है, मान लीजिए क्या है, ये पानी है। अब इस पानी को मैं टेम्परेचर दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, टेम्परेचर दे रहा हूं। अरे बोलो क्या दे रहा हूं, टेम्परेचर दे रहा हूं। अरे ये केमिस्ट्री के अंदर पानी मारना है हमें मेरे प्यारे साथी, ये पानी समझो एक बार। अच्छा इसको मैं टेम्परेचर दे रहा हूं, टेम्परेचर दे रहा हूं, ये टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि ये उबलने लग जाएगा। अरे बोलो उबलेगा कि नहीं उबलेगा, बिल्कुल उबलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब ये उबलेगा तो क्या होगा, सर आवाज आएगी, बड़बड़ 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 आवाज आएगी कि नहीं आएगी, मुस्कुरा लो बेटा मेरे प्यारे साथियों। मतलब टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, तो देखेंगे कि ये द्रव जो है ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अरे बोलो वाष्प में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, इसका मतलब है कि लिक्विड किस में चेंज हो रहा है। अरे मेरे प्यारे साथी किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। होने लग गया क्या, बिल्कुल सर। तो याद रखिएगा कि जब हम किसी टेम्परेचर लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं, जब हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉईल होने लग जाए, उबलने लग जाए, बॉईल होना स्टार्ट हो जाए, उस फिक्स टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आई अगेन रिपीट, ऐसा फिक्स टेम्परेचर, ऐसा डेफिनेट टेम्परेचर जहां कोई द्रव, अरे हमें पानी की बात नहीं करनी बेटा, कोई भी द्रव हो सकता है, जहां कोई द्रव
उबलने लग जाता है, उबलना प्रारंभ हो जाता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु कहते हैं। द डेफिनेट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, द डेफिनेट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड वेयर एनी लिक्विड इज स्टार्ट टू द बॉइल, व्हेन एनी लिक्विड start to the boil, the definite temperature is known as boiling temperature। ऐसा डेफिनेट टेम्परेचर जहां कोई लिक्विड क्या होने लग जाए? बॉईल होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? अपने बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अच्छा एक बात बताओ, जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में डालो बेटा जी, है ना। ये सभी जानते हैं कि जल जो है बेटा जी वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? जमेगा। अरे बताओ 100 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा नहीं, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लग जाएगा बेटा जी? उबलने लग जाएगा, है कि नहीं है? तो जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अरे बोलो मेरे प्यारे साथियों, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। अरे बोलो बताओ क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा इसके अलावा अगर तुम लोग लिख लीजिए बेटा जी 373 केल्विन, ये भी पढ़ेंगे अपने, है ना। 100 डिग्री बोलो चाहे 100 डिग्री को बेटा जी 373 केल्विन बोलो, 373 केल्विन बोलो, बात एक ही है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर के अंदर। अभी फिलहाल आप लोग ये याद रखिएगा कि जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, 373 केल्विन होता है। कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई डाउट है क्या? अच्छा ये तो सभी जानते थे, मुझे बात बताओ, अल्कोहल नाम सुने क्या आपने? अरे सर क्या बात कर रहे हो आप? अरे मैं बात कर रहा हूं अल्कोहल की, है ना। अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम। सभी लड़कों के मुंह पे बेटा जी स्माइल आ जाती है अल्कोहल नाम सुनते ही है। ऐसा नहीं करना बेटा, जो हमारी चीजें हैं केमिस्ट्री में बस उन्हीं का इस्तेमाल करना है, अन्य चीजों का हमें इस्तेमाल नहीं करना। चलिएगा खैर छोड़िए इन बातों को मेरे प्यारे साथियों, मुझे बताओ अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? सर हमने कभी इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया, है ना, हमने कभी उबाल करके नहीं देखा इसको। चलो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखना आज के बाद में अगर कोई भी पूछे तुमसे, अरे मैं ही पूछूंगा आपसे, वैसे कोई और भी पूछे तो याद रखना अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना? सुनाई दे गया क्या? नहीं दिया तो याद रखना बेटा जी कितना होता है? 60 डिग्री सेल्सियस। अरे बोलो 60 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बीपी है 100 और अल्कोहल का बीपी कितना है? और बीपी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, ब्लड प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्यारे साथी। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का कितना? इतना। अच्छा कोई क्वेश्चन मुझे बताओ, एक क्वेश्चन का जवाब दो। सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ पानी जल्दी बॉइल होगा या अल्कोहल जल्दी बॉइल होगा? मुझे बताओ अल्कोहल जल्दी से बॉइल होगा या वाटर जल्दी से बॉइल होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो इसका बेटा जी, कौन जल्दी से बॉइल होने वाला है? अल्कोहल जल्दी से बॉइल होगा या 100 डिग्री सेल्सियस वाला ये पानी बॉइल होगा? अरे बोलो। हाँ बहुत कॉमन सेंस की बात है ना। 60 डिग्री सेल्सियस जो है वो जल्दी से होने लग जाएगा, इसका मतलब अल्कोहल हमारा जल्दी से बॉइल होगा, तो अल्कोहल जल्दी से वेपर बनने लग जाएगी। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे लाडू, इस क्लास में हमने इन तीनों की डेफिनेशन पढ़ी है ना। ये तीनों डेफिनेशन आप लोगों को याद रखनी है। ये 3 डेफिनेशन इधर आ गई और ये टोटल 6 डेफिनेशन यहां आ गई। 6 और 3 कितनी होगी हमारी? 9 डेफिनेशन हो गई। इस छोटे से ब्यूटीफुल वाले डायग्राम के अंदर हमने 9 डेफिनेशन क्लियर कर ली। अरे बोलो प्यारे साथियों की कि नहीं? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा डेफिनेट टेम्परेचर जहां कोई लिक्विड सॉलिड किस में चेंज होने लग जाए? लिक्विड में चेंज होने लग जाए, उस डेफिनेट टेम्परेचर को हमने क्या नाम दिया है? मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जहां कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होना प्रारंभ हो जाए, जहां कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होना प्रारंभ हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट।
एंड एट लास्ट वी डिस्कस अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं मेरे प्यारे लाडू, कि जब हम किसी लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है और लिक्विड जो है वो उबलने लग जाता है। तो ऐसा डेफिनेट टेम्परेचर जहां लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, है ना, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बीपी कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर जमेगा, बताओ मुझे, 0 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो बात बोलने जा रहा हूं सुनिएगा प्यारे साथियों, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पानी का फ्रीजिंग टेम्परेचर भी है और पानी का मेल्टिंग टेम्परेचर भी है। याद रखिएगा, आइस ठोस है, जब ये आइस पिघलेगी तो उसको तुम क्या बोलोगे, मेल्टिंग पॉइंट। सर ये कितने टेम्परेचर पर पिघलेगी, तो याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ये पिघलना प्रारंभ हो जाती है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ये बेटा जी आइस बनना प्रारंभ हो जाती है। तो खोपड़ी में ये बात घुसेड़ लो कि बेटा जी पानी के लिए मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल्सो द फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यहां तो कोई डाउट है क्या, कोई कंफ्यूजन है क्या? जल्दी से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और जो नोट कर रहे हो बेटा जी जल्दी से नोट कर लो इसकी डेफिनेशन, फिर आगे चलते हैं अपने। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा प्यारे साथियों आगे चलते हैं। पिछली बार हमने डिस्कस किया है कि पदार्थ क्या है, पदार्थ के बारे में हमने डिस्कस किया कि पदार्थ की अवस्थाओं को क्या हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये तमाम बातें हमने अभी डिस्कस की कि सॉलिड को लिक्विड में बदला जा सकता है कि नहीं जा सकता, लिक्विड को आगे गैस में बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता। ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। चलिए इसी के आगे चलते हैं, इसी के आगे चलते हैं बेटा जी। अब हम लोग लेके चलेंगे कुछ डेफिनेशंस है हमारी, कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस है, उन डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे हम। तो चलिएगा सबसे पहले बात करते हैं पहली डेफिनेशन। हेडिंग डालिए बेटा जी नंबर 1। नंबर 1 दोनों एक साथ लेके चलता हूं मैं। मास एंड वेट, द्रव्यमान और भार। क्या होता है द्रव्यमान और किसे कहते हैं भार, है ना। भार क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है, क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, व्हाट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट। दोनों में क्या डिफरेंस है, हाँ दोनों में क्या डिफरेंस है, जल्दी से कोई मुझे बताएगा क्या बेटा जी, हाँ आ जाइए। भार क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है, आइए पहले समझते हैं अपने। अच्छा जरा समझते हैं, हाँ जी पहले समझते हैं अपने वेट के बारे में। पहले नोट मत करो बेटा जी, पहले आप लोग समझ लेना, बाद में आप लोगों को नोट करना है कि ये भार क्या चीज है और फिर हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों मास के बारे में, बोले तो द्रव्यमान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, आ जाइए। हाँ जी देखिएगा वेट क्या होता है, पहले हमें बताइएगा वेट क्या होता है। मान लीजिएगा मैंने आपको बता दिया, सुनेगा आराम से, 2 लाइनें बोलेंगे तो 2 लाइनों में आप लोगों को इन दोनों की डेफिनेशन आपको पता चल जाएगी कि क्या ये दोनों एक ही है या अलग अलग है। हाँ जल्दी से देखिएगा जरा सामने। हाँ जी आइएगा बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, वेट के बारे में, कि वेट क्या होता है, किसे कहते हैं वेट। हाँ जी देखते हैं अपने बेटा जी। मान लो मैंने बताया आपको कि मेरा भार कितना है, मेरा भार 50 किलोग्राम है बेटा जी ना, 50 किलोग्राम। सर बहुत कम वेट है आपका। अरे बेटा क्या करें, है ना, लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ बाहर जाने को मिल नहीं रहा है, बस घर पे बैठे रहते खाते रहते हैं ना अकेले, बस चलिएगा। तो 50 किलो मेरा क्या है, वेट है। 50 किलो मेरा क्या है, भार है। क्या बात है ना सर, मेरा भी है भार 50 किलो ना, वाह क्या बात। चलिए मेरा भार 50 किलोग्राम है। अच्छा इसका मतलब यह है कि मेरा भार तो 50 किलोग्राम है, तो क्या मेरा द्रव्यमान भी 50 किलोग्राम है क्या? एक बात बताओ, मेरा भार 50 किलोग्राम है तो क्या ये द्रव्यमान भी मेरा 50 केजी होगा क्या? अरे बोलो जल्दी से। आओ देखिए जरा, सोना ध्यान है। देखो बेटा जी भार अलग चीज होती है और ये द्रव्यमान चीज अलग है। इन दोनों में आज अपने डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों।
सुनिएगा, वेट क्या होता है और मास क्या होता है, सुनिएगा हमारी बात। वेट किसे कहते हैं, सुनो, किसी सब्सटेंस है, ये मान लो कोई ये पदार्थ है ना, उस पदार्थ पर कितना ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। नाम सुना कभी आपने, गुरुत्वाकर्षण बल। अरे बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ने कभी नाम सुना जिंदगी में? हाँ, हम छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं कि जब किसी वस्तु को यूं ऊपर फेंके, अपने खटाक ऊपर फेंका जाए, तो वो कुछ टाइम के बाद में वो बेटा जी वो धीरे धीरे वापस नीचे आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? वो क्यों आ रही है नीचे? हाँ, उसको अच्छा लग रहा है क्या नीचे आने में? हाँ, ये बिल्कुल, ये तो बेटा जी नेचर का नियम है कि किसी वस्तु को अगर हम लोग ऊपर फेंके तो वो कुछ टाइम के बाद क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अरे कुछ टाइम के बाद में क्या आ जाएगा? नीचे आएगी कि नहीं? वो क्यों आएगी? क्या लग रहा है उस पर? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे बताओ। तो देखो बेटा, जिस वस्तु पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, किसी वस्तु पर क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसी लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के मान को हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। अरे बोलो, क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनो गौर से मेरी दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान हमारा है। सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, जरा थोड़ा ध्यान से सुनिए। हाँ, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को the gravitational force which apply on the any substance is known as weight। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। अरे बोलो, क्या कहते हैं? भार कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, वस्तु पर क्या चीज लगने वाला क्या? हाँ, गुरुत्व बल, है ना। डिस्कस किया हमने कि भार क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल, कि वस्तु पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो लिख सकते हैं बेटा जी, है ना। क्या लिखेंगे? ग्रेविटी फोर्स विच अप्लाई ऑन एनी मैटर। किसी वस्तु पर लगने वाला ग्रेविटी फोर्स, द ग्रेविटी फोर्स विच अप्लाई ऑन एनी मैटर इज नोन एज वेट। उसका क्या कहलाएगा? वेट कहलाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को वस्तु का क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो बेटा जी, मैंने भी आपको बताया कि मेरा भार कितना है? 50 किलोग्राम। इसका मतलब यह है कि मेरे ऊपर कुछ ना कुछ क्या लग रहा है? ग्रेविटी फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि नहीं? ये सभी पर लग रहा है बेटा, ये सभी चीजों पर लग रहा है। तो वस्तु पर जितना ग्रेविटी फोर्स लगता है, इस लगने वाले ग्रेविटी फोर्स को हम वस्तु का क्या बोलेंगे? भार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भार बोलेंगे। तो द ग्रेविटी फोर्स विच अप्लाई ऑन एनी मैटर इज नोन एज वेट ऑफ सब्सटेंस। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल को हम क्या कहते हैं? वस्तु का भार कहते हैं। बोलो, क्या कहते हैं? वस्तु का भार कहते हैं। बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? एक बात बताइए मेरे प्यारे लाडू, बात करते हैं, मैं अपनी बात करता हूं, तो मेरी बॉडी के अंदर सेल हैं, कोशिकाएं जिनको हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ, ये हमने बायो में पढ़ा हुआ होगा आपने कि सेल मिलकर के टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलकर के आपस में ऑर्गन बनता है, ऑर्गन्स आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ये कई सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर के पूरी अपनी क्या बन जाती है? बॉडी बन जाती है। बनती कि नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलकर अंग बनता है, अंग मिलकर अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र जब आपस में मिल जाता है तो हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो मेरी बॉडी के अंदर कितनी कोशिकाएं हैं? हाँ जी, मेरी शरीर के अंदर कितनी कोशिकाएं हैं? मेरे शरीर के अंदर कितने कण हैं? मेरी बॉडी में कितने पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं? मेरी बॉडी में जितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जितने कण मेरे शरीर में है, जितनी पार्टिकल्स मेरी बॉडी में पाए जाते हैं, उन्हीं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम क्या कहेंगे? वस्तु में पाए जाने वाले कणों की कुल संख्या। अरे बोलो मेरे प्यारे लाडू, क्या चीज? कणों की कुल संख्या,
टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल विच प्रेजेंट इन द मैटर। किसी वस्तु में या किसी पदार्थ में पाए जाने वाले कुल कणों की संख्या को हम उसका क्या कहते हैं? द्रव्यमान। अब दोनों बातें कंफर्म हुई क्या आपको? एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं भाई, भार क्या चीज होती है? वेट का तो मतलब होता है किसी वस्तु पर लगने वाला ग्रेविटी फोर्स। वस्तु पर लगने वाले ग्रेविटी फोर्स को वस्तु का क्या कहेंगे? भार। The gravity force which apply on the substance is known as the weight of the substance। उसको बोलेंगे बेटा जी कि वो पदार्थ का भार है, जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है वो वस्तु का भार है, वो वस्तु का भार है। द्रव्यमान किसे कहेंगे? द्रव्यमान किसे कहेंगे? उस वस्तु में कितने कण प्रेजेंट हैं, उस वस्तु में पाए जाने वाले कुल कणों की संख्या को हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। बात समझ में आई क्या? अरे बोलो। तो याद रखना, किसी वस्तु में पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम वस्तु का द्रव्यमान, और वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी फोर्स को हम क्या कहेंगे? भार। यहां तो कोई कंफ्यूजन है क्या? अरे मेरे प्यारे साथियों मुझे बताओ, कोई डाउट है क्या? एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैं बता रहा हूं। इस मार्कर में मान लो बेटा जी टोटल कणों की संख्या है 100 मान लो, है ना? कम होगी क्या? चलो 1000 मान लेते हैं अपने। इस मार्कर में पाए जाने वाले कणों की संख्या हमने मान ली 1000। कितनी मेरे प्यारे साथियों? 1000। अब इसको मैं यहां से लेकर के किसी दूसरी प्लेस पे चला गया, किसी दूसरी जगह पर चला गया, है कि नहीं? तो मुझे बताओ क्या इसमें पाए जाने वाले कणों की संख्या बदल जाएगी क्या? अरे बोलो, नहीं बदलेगी। तो इसका मतलब यह है कि इस मार्कर को मैं चाहे अपने इस जगह से किसी दूसरी जगह पर ले जाऊं, या इसको मैं किसी अनदर प्लेनेट पर लेके चला गया, है कि नहीं है? जुपिटर पर लेकर के चला गया, मार्स पे लेके चला गया, है कि नहीं? मून पे, चंद्रमा पर लेकर के चला गया। तो मुझे बताओ क्या इसमें पाए जाने वाले कणों की संख्या बदल जाएगी क्या? नहीं बदलेगी। तो खोपड़ी में ये बात डाल लो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडू, कि द्रव्यमान मतलब वस्तु में पाए जाने वाले कणों की संख्या जो है वो बदलेगी नहीं अगर हम उस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाएं। तो खोपड़ी में ये बात घुसेड़ दो बेटा जी कि द्रव्यमान एक ऐसी राशि है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि चेंज नहीं होती। मैं वापस सुनिएगा, द्रव्यमान ऐसी राशि है जो चेंज नहीं होती, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। याद रखना, ये इकलौती एक ऐसी राशि है जिसके अंदर हम अपने बात करें तो द्रव्यमान बेटा जी बदलता नहीं है। तो कल को क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले कि ऐसी कौन सी राशि है जो अपरिवर्तित रहती है, बदलती नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? द्रव्यमान। जल्दी से मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, फिर बेटा जी अपनी क्लास को ऑफ करते हैं। वेट क्या होता है? वस्तु पर लगने वाला ग्रेविटी फोर्स वस्तु का भार है। वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल वस्तु का भार कहलाता है। मास किसे कहते हैं? मास किसे कहते हैं? अरे मास का मतलब यहां पे उस मास की बात नहीं हो रही है, द्रव्यमान की बात हो रही है मेरे प्यारे लाडू। मास का मतलब क्या होता है? वस्तु में पाए जाने वाले कणों की संख्या। वस्तु में पाए जाने वाले कणों की संख्या को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। बात समझ में आई क्या? वस्तु में पाए जाने वाले कणों की संख्या बदलती नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि द्रव्यमान बदलने वाला नहीं है। द्रव्यमान बदलने वाला नहीं है। अच्छा छोटा सा मुझे बताओ, क्या भार बदल जाएगा क्या? मान लीजिए मेरे को टाइम मिल गया बेटा जी, पृथ्वी से मैं चला गया मून पे, चंद्रमा पे चला गया मैं, है ना? तो मुझे बताओ यहां पे मेरा भार 50 किलोग्राम है, तो क्या चंद्रमा पर भी मेरा भार 50 किलोग्राम रहेगा क्या? जल्दी से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। हाँ, तो याद रखना, मेरा भार कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? कम होगा तो कितना कम होगा, और ज्यादा हो जाएगा तो चंद्रमा पर जाने पर मेरा भार कितना ज्यादा हो जाएगा? ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं। मिलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को अगली वीडियो के साथ में। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डालना कि मेरा भार कम होगा, अगर कम होगा तो कितना कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा कितना हो जाएगा, और साथ में ये भी बताना कि अगर कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो क्यों ज्यादा हो रहा है। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे साथियों हमने डिस्कस किया कि भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, साथ में नोट्स बनाते रहो, छोटों से प्यार करो और अपने माँ बाप के बेटा जी इज्जत कीजिए, मान सम्मान कीजिए, है ना, पैर छुआ कीजिए। तो आज की क्लास में यहीं तक लेते हैं अपने। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।